मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी तक के ज्योग्राफी के लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखी थी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें देखना बाकी है। थोड़ा सा हल्का सा एक रिवीजन कर लें हम लोग। देखिए, जब ये एक बड़ा सा लैंडमास था, एक साथ सारे कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप एक साथ थे, इन्हें कह दिया गया था पैंजिया। और जो बाकी बचा हुआ गड्ढा है ना, जिसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, ये था पैंथेलासा। फिर लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इनका विभेदन, इनका टूटना शुरू हुआ। ये दोनों अलग अलग मूवमेंट इनका शुरू हुआ। तो ऊपर वाला हिस्सा कहलाया लॉरेशिया, नीचे वाला हिस्सा कहलाया गोंडवाना। और लगभग 16.5 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना में से अलग अलग लैंडमास यानी कि महाद्वीप और द्वीप अलग अलग हुए। तो ये गोंडवाना लैंड जब टूटा, उसमें से निकला ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अरेबिया। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो पढ़ने का है वो था भारतीय प्लेट का मूवमेंट। तो किस तरह से भारतीय प्लेट यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड से होते हुए अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से दूर होते हुए धीरे धीरे करके यूरेशिया प्लेट से टकराई। इस यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण यहाँ पर हुआ फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन रेंज का उद्भव। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब हमने जो 3 सिद्धांत देखे थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि सागरीय अधस्थल का विस्तार, और प्लेट विवर्तनिकी। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पूरा करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो देखिए कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे पहले की 2 थ्योरी में जो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने दी थी अपनी पहली थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कि क्यों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए, उसके 3, 4, 5 उनके ऑब्जर्वेशन थे जो उन्होंने बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के बताए थे। हालांकि उनके ऑब्जर्वेशन बहुत ही सटीक थे, बट उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। फिर आर्थर होम्स ने कुछ अपना सिद्धांत दिया जो सेल वाला था, कन्वेक्शन सेल करंट थ्योरी, इस तरह से। लेकिन वो भी ठीक से साइंटिफिक जो वैज्ञानिक तर्क होते हैं उस पर साबित नहीं हो पाया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखी हमने, सागरीय अधस्थल का विस्तार जिसमें हमने देखी थी मिड ओशियनिक रीज यानी कि का, याद है ना आपको, मध्य महासागरीय कटक, बहुत इंपॉर्टेंट थी। कुछ ट्रेंचेस देखी थी, खाइयाँ देखी थी, और किस तरह से पूरा का पूरा एक मैपिंग मानचित्रण होता है ओशियन के फ्लोर का, वो देखा था। कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखा था। अब फिर भी कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे जिनका उत्तर हमें लेना चाहिए। तो वो प्रश्न थे कि आखिर ये फोल्ड माउंटेन्स यानी कि नवीन वलित पर्वत का निर्माण होता कैसे है, आखिर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के कारण क्या है, और स्थल पर ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनिज्म ऑन लैंड, इसके क्या कारण है। सॉरी। तो ये सब प्रश्नों का उत्तर पहले की 2 सिद्धांत यानी कि थ्योरी नहीं दे पाई। इसीलिए तीसरा सिद्धांत का उद्भव हुआ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखिए, सिंस द एडवेंट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तब से इसका इंटरेस्ट इन प्रश्नों में ओशियंस और कॉन्टिनेंट से रिलेटेड इनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इनका अलग अलग कह सकते हैं हम लोग, जो एक सेकंड, हाँ, जो कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप और जो ओशियन यानी कि महासागर, इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कैसे हुआ है, ये क्या मिलकर बना है, क्या ये अलग अलग हैं, ये सब प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। तो इसीलिए फिर लगभग 1967 यानी 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने, उन्होंने अपने अपने स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली सभी ने अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए, जिन्हें सबको समन्वित करके, सबको मिलाकर एक नया टर्म, एक नए कॉन्सेप्ट आया, वो था प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी। ओके, तो लगभग 1960 जैसा मैंने आपको बताया। इसके 2 साइंटिफिक एविडेंसेस यानी कि वैज्ञानिक सबूत थे, प्रत्यक्ष प्रमाण थे। एक था सागरीय अधस्थल का विस्तार और दूसरा पूरा चुंबकत्व। अब सबसे इसमें से लेटेस्ट और नई थ्योरी निकली वो थी प्लेट्स की। इसका मतलब है कि जो अधस्थल का विस्तार, यहाँ से मान लीजिए अधस्थल का विस्तार हो रहा है सागर का, और पूरा चुंबकत्व जो मैंने आपको बताया था ना, इससे स्ट्राइप्स थी, पैरेलल स्ट्राइप्स, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक स्ट्राइप्स। इन दोनों जो प्रमाणों को एक साथ लेकर जब देखा गया, तो फिर एक नई थ्योरी आई प्लेट्स की, यानी कि जो सारे महाद्वीप हैं, सारे महासागर हैं, सभी ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स, वो सब प्लेट्स से बने हुए हैं। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं ये प्लेट्स आखिर है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है,
ये संकल्पना आखिर है क्या? तो देखिए, क्रस्ट और अपर मेंटल इसको मिलकर बनता है लिथोस्फीयर, यानी कि भूपर्पटी, और ऊपरी मेंटल को मिलकर बनता है स्थल मंडल। यहाँ तक ये हमने पहले पढ़ा था। एस्थेनोस्फीयर जो कि यूनिक होता है, उसकी मैकेनिकल रिजिडिटी, सेमी मोल्टन और प्लास्टिक स्टेट, यानी एस्थेनोस्फीयर का नाम था दुर्बलता मंडल। और ये बहुत ज़्यादा तरल नहीं होता है, एक तरह से ये अर्ध पिघला हुआ, आधा पिघला हुआ जेली टाइप, जैसे आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे कुछ उस तरह से होता है। और लिथोस्फीयर जो है यानी स्थल मंडल, वो इसके ऊपर तैरता है, इसके ऊपर फ्लोट होता है। इसीलिए जो हमने कन्वेक्शन सेल वाला सिद्धांत पढ़ा था ना, तो वो भी लगभग इसी के आसपास फिट बैठता है। ये सभी सिद्धांतों को मिलाकर नए सिद्धांत प्लेट का सिद्धांत बना है। फिर लिथोस्फीयर जो है वो क्या है? ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये टूटा हुआ है, ब्रोकन है। किस चीज़ों में टूटा हुआ है? प्लेटों में। तो यहाँ से प्लेटों का सिद्धांत शुरू हुआ कि लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल वो बना हुआ है अलग अलग प्लेटों से, और ये प्लेटें तैर रही हैं किसके ऊपर? एस्थेनोस्फीयर यानी कि दुर्बलता मंडल के ऊपर। थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का सा एक ग्राफ, एक डायग्राम बना के बताता हूँ। तो देखिए, ये मान लीजिए हमारा है दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर। इसके ऊपर कुछ इस तरह से प्लेट्स, एक प्लेट ये मान लीजिए, एक प्लेट ये मान लीजिए, ये तैर रही है और ये अलग अलग हैं, ये टूटी हुई हैं एक दूसरे से, यानी कि जुदा है, विभेद इनमें है, ये जुड़ी हुई बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये हो गई हमारी कॉन्टिनेंट यानी महासागर की प्लेट, और ये हो गई कॉन्टिनेंट मतलब अपना महाद्वीपी प्लेट, और महासागर यानी ओशियनिक प्लेट, तो ये दोनों प्लेटें अलग अलग तैर रही हैं अपने आप में एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए प्लेट्स, तो किस तरह की प्लेट होती है? 3 टाइप की प्लेट होती हैं। एक प्लेट होती है जो कि पूरी की पूरी ओशियनिक यानी कि महासागरीय प्लेट होती है, उस पूरी प्लेट में सिर्फ महासागर है। एक प्लेट होती है जो कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीप है, उस पर सिर्फ महाद्वीप है। और एक होती है प्लेट जिसमें दोनों होते हैं, कॉन्टिनेंट और ओशियनिक, महासागर और महाद्वीप दोनों ही उस प्लेट पर होते हैं। ज़्यादातर प्लेट्स कुछ इस तरह से ही हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ लगभग 6 मेजर यानी प्रमुख और 20 माइनर यानी कि 20 गौण प्लेटें हैं छोटी बड़ी मिलाकर टोटल इतनी प्लेटें हैं। यहाँ मैं एग्जाम्पल से आपको कुछ प्लेटों को बताऊँगा। तो देखिए, ये हो गई हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट, ये हो गई हमारी अफ्रीकन प्लेट, ये है ग्रीन में आप जो देखें यूरेशियन प्लेट यहाँ से यहाँ तक, और ये ऊपरी हिस्सा है अंटार्कटिका और ये सब नॉर्दर्न कनाडा इस तरफ का हिस्सा। फिर इधर हो गई हमारी एक अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है उसके अंदर, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सॉरी ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि कुछ प्लेटों में सिर्फ महासागर है, कुछ में महाद्वीप है और कुछ में दोनों है। तो 3 तरह की प्लेट हमने कवर की। थोड़ा सा बड़ा चित्र अब ठीक से दिखेगा। ये हमारी अफ्रीकन प्लेट, इधर है अरेबियन प्लेट, यहाँ यूरेशियन ग्रीन में, और ये आई हमारी इंडियन प्लेट, फिर कुछ साउथ अमेरिकन, इस तरह से पैसिफिक की, ऑस्ट्रेलिया की वगैरह वगैरह, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड ऑल। ओके, 6 मेजर प्रमुख और 20 माइनर गौण प्लेटें। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंटीरियर, अंदरूनी केमिकल कंपोजिशन किस तरह से होता है ये हम पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। इनर कोर यानी अंदरूनी क्रोड में है फेरस एंड निकल यानी कि लोहा और निकल। उसके ऊपर जो बाहरी क्रोड है ये लिक्विड फॉर्म है, तरल है, इसमें फेरस, निकल और सिलिका बाह्य क्रोड में। उसके ऊपर आया मेंटल में है ओलिवाइन रॉक, जो चट्टाने हैं वो ओलिवाइन प्रकार की हैं। फिर आया ओशियन, उसमें है बेसाल्टिक, महासागरीय बेसाल्टिक चट्टाने, बेसाल्टिक रॉक। फिर आया कॉन्टिनेंट्स यानी कि आपके महाद्वीप, इसके ऊपर है ग्रेनाइट एंड एंडेसाइट, ग्रेनाइट और एंडेसाइट। अब इसमें से आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं कि ग्रेनाइट सबसे ठोस, सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो आप ग्रेनाइट के पत्थर की स्लैब्स देखते हैं, जैसे किचन स्लैब होती हैं या फिर नीचे भी यूज़ किया जाता है फ्लोर पे, वो ग्रेनाइट ही बनी होती है। और एंडेसाइट थोड़ा सा इससे कम कठोर। ये हो गया हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इस तरह से इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड देन ओशियन एंड देन कॉन्टिनेंट। ओके, तो लोकेशन ऑफ रॉक्स थोड़ा सा देख लेते हैं। मेंटल में है ओलिवाइन, अति तरल, हाईली फ्लूइड, लेकिन हैवी भी है, काफ़ी हैवी है ये। फिर है हमारी ओशियनिक क्रस्ट में है बेसाल्टिक, ये भी तरल है और ये हैवी है। अब देखिए ये हैवी और लाइट का क्या संबंध है।
जो हैवी प्लेट होगी जब उन दोनों में टकराव होगा, जैसा हम आगे देखेंगे, तो हैवी प्लेट यानी कि भारी प्लेट नीचे जाएगी और हल्की प्लेट ऊपर होगी। तो सबडक्शन किसका होगा, नष्ट कौन सी होगी, भारी प्लेट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये बना होता है एंडेसाइट से, जो कि थोड़ी कम तरल होती हैं और ये हल्की भी होती है, लेस मोबाइल एंड लाइटर। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एक और तरह का, एक और प्रकार का होता है ग्रेनाइट, सबसे कठोर, लीस्ट मोबाइल है और लाइटेस्ट भी है। देखिए कठोर है लेकिन लाइटेस्ट है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना होगा। ग्रेनाइट सबसे ऊपर इसीलिए पाई जाती है हमारी सरफेस के ऊपर। ओके, प्लेट के इंटरेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। डाइवर्जेंट बाउंड्री यानी अपसारी सीमा, ये हो गई मेरी डाइवर्जेंट बाउंड्री, जुदा होना। दूसरी हुई अभिसरण सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री, मतलब कि एक दूसरे की तरफ टकराव। तीसरी हुई रूपांतर सीमा, एक इधर एक इधर, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपसारी सीमा यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये जनरली कहाँ पर होती है, बिलो ओशियन के अगर नीचे कहें, नीचे अगर पाई जाए तो इन्हें कहेंगे मिड ओशियनिक रिज यानी कि मध्य महासागरीय कटक। और अगर ये कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप के नीचे पाया जाए तो वहाँ बन जाती है रिफ्ट वैली और नवीन सागर यानी कि दरार यानी भ्रंश घाटी और नेसेंट सी, रिफ्ट वैली, ठीक है। देखिए ये है हमारे सेल, जो कन्वेक्शन करंट सेल जो बात की थी, और इस तरह से प्लेट जा रही है एक दूसरे के दूर, ये दूर जाकर इनका सबडक्शन यानी कि नष्ट हो रही है दूसरी प्लेट के नीचे, ये कॉन्टिनेंट की प्लेट के नीचे, और बीच में से बन रही है मिड ओशनिक रिज, जहाँ से निकल रहा है बेसाल्टिक तरल लावा और जो फैलता जा रहा है और नई पर्वत श्रृंखलाएं रिजेस बना रहा है, मध्य महासागरीय कटक बना रहा है। ये पैदा होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री यानी कि दूर होती हुई, जुदा होती हुई बाउंड्री, सीमा की वजह से, अपसारी सीमा की वजह से। क्लियर है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो देखिए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहाँ कहाँ पे, जैसे मैंने बताया अगर ये ओशियन में हो रही है यानी कि महासागर में हो रही है तो बनेगा ममक्का, मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियनिक रिज। ये एग्जांपल हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और अगर कॉन्टिनेंट में होगा तो देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए अब आप। देखिए मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है, इसमें शुरू हुई डाइवर्जेंस यानी कि अपसारी सीमा, यहाँ से डाइवर्जेंट बाउंड्री शुरू हुई, तो क्या होगा, यहाँ पे धीरे से क्रैक्स आना शुरू होंगे, भूकंप भी आएंगे, कुछ अर्थक्वेक भी महसूस होंगे यहाँ पर, राइट। इसमें भुज में, ये भुज के आसपास की जो सीमा है वो कुछ इस तरह से, ये भुज और सौराष्ट्र पहले जुड़े हुए थे, ऐसे है ना, ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये अपसारी सीमा है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। तो जैसे जैसे ये इनमें फिर और कई सालों में जब ये टूटना शुरू होते हैं तो सबसे पहले बनती है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब है भ्रंश घाटी। तो वहाँ अगर पानी भर जाए तो वहाँ पर आप रिवर देख सकते हैं या फिर कुछ पॉन्ड या कोई भी ऐसे वाटर बॉडी बन सकती है। और अगर वो बहुत ज़्यादा कुछ समय बाद और टूटता जाए और दूर होता जाए, दोनों जुदा होते जाए, तो बन जाता है एक नेसेंट सी। नेसेंट सी का मतलब है बहुत ही नवीन सागर। रेड सी इसका एक एग्जाम्पल है, रेड सी जो आप देखते हैं अरेबियन प्लेट के पास में, ठीक है। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। तो फेजेस ऑफ डाइवर्जेंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अगर महाद्वीप पर डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी सीमा बन रही तो क्या होगा, सबसे पहले बनेगी रिफ्ट वैली जैसा मैंने बताया, जिसमें कि नदी भी बह सकती है। उसके बाद बनेगा नवीन सागर और फिर कई लाखों करोड़ों साल बाद वहाँ पे बन जाता है ओशियन। वो इतनी दूर हो जाती है कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी बन जाती है और बन जाता है महासागर। फेजेस ऑफ डाइवर्जेंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फिर से एक बार चित्रों के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। तो ये हुआ अपसारी सीमा, यहाँ हुई दरार यानी कि भ्रंश घाटी में बनी पहले एक रिवर टाइप वाटर बॉडी, और दूसरी तरफ से, क्योंकि देखिए यहाँ पे चारों तरफ से जो छोटे छोटे वाटर चैनल्स होंगे ना, पानी के स्रोत, वो यहाँ भरना शुरू होंगे और ये बन जाएगी एक बड़ी नदी। इसका एक एग्जाम्पल आप मान सकते हैं नर्मदा रिवर को, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। फिर ये बनता है नेसेंट सी, ये है फॉल्ट वैली, और यहाँ बनता है नेसेंट सी यानी कि नवीन सागर, जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया रेड सी, राइट, लाल सागर। अब ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, महान अफ्रीकन भ्रंश घाटी या दरार घाटी, ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से इस पोर्शन में यहाँ पर बन रहा है। ये है अफ्रीका, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये रेड हिस्सा। तो इस पोर्शन में ये पोर्शन ना यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर एक्टिव है एक डाइवर्जेंट प्लेट
बाउंड्री, अपसारी सीमा, इसकी वजह से ये हिस्सा अलग होता जा रहा है। तो क्या होगा, कई लाखों करोड़ों साल बाद इसका क्या होगा, पूरा टूटना शुरू हो जाएगा। तो देखिए रेड सी भी इसी का एक पार्ट है, जो मैंने एग्जांपल बताया था। ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका से अलग बीच में, तो यहाँ पर अभी नेसेंट सी बन गया, नवीन सागर बन गया है। और ये है हमारी रिफ्ट वैली इस हिस्से में, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी लेक्स का भी निर्माण हुआ है, वाटर बॉडी जो मैंने बताया था, इन्हीं लेक में से एक निकलती है नाइल रिवर। तो लगभग 1 करोड़ सालों बाद अफ्रीका में कुछ इस तरह से एक तरह से ये डाइवर्जन ऐसा होगा, ये डाइवर्जिंग बाउंड्री की वजह से ये हिस्सा ही अलग हो जाएगा। और ये कई बार कई सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस में होता रहा है, ठीक है। अब एक प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा, यूपीएससी 2000। यानी कि तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली कौन सी एक ऐसी लेक है, चैड, मालावी, विक्टोरिया या जाम्बेजी। बहुत ही फेमस विक्टोरिया लेक, जिसमें से नील रिवर भी निकलती है। आप, मेरा सजेशन है कि आप जाइए इसे एटलस में ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको यहाँ मैप तो बता ही दिया है, यहाँ पे कुछ बहुत सारी लेक्स है। ये है लेक विक्टोरिया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और आपके जो भी अगर इससे रिलेटेड प्रश्न हो ना, उन्हें 1 2 3 करके अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं कमेंट देखता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि आप सभी के प्रश्नों का उत्तर भी दूँ जितना ज़्यादा पॉसिबल हो मेरे लिए, विद माई लिमिटेशंस। ओके, अगली देखते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अभिसरण सीमा, जो मैंने बताया था टकराव। बिल्कुल, ये दो बाहुबली टकराते हैं तो देखते हैं क्या होता है। कितने टाइप के बाहुबली हैं हमारे पास, कुछ हैं सिर्फ महासागर वाले बाहुबली, ओशियन क्रस्ट, कुछ है महासागर और महाद्वीपीय ओशियनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कुछ है कॉन्टिनेंट वाले महाबली, महाद्वीप वाले, इनका टकराव होता है। तो जब ओशियन यानी कि महासागर में टकराव होता है तो होता है आइलैंड आर्क। ये देखिए ओशियन महासागर अभिसरण सीमा, ये भी एक ओशियनिक क्रस्ट है, ये इसकी तरफ बढ़ रही है, इधर भी एक ओशियनिक क्रस्ट है। तो क्या होगा, एक जो लंबी प्लेट होगी उसका होगा सबडक्शन, उसका नष्ट होना शुरू होगा, नीचे जाएगी तो अति एक्सट्रीम टेम्परेचर और ताप और दबाव की वजह से इसको ये पिघल जाएगी। यहाँ पर पिघलने की वजह से मैग्मा बनेगा, मैग्मा जाएगा ऊपर जाकर यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट यानी कि वॉल्केनो बनेगा। और उस वॉल्केनिक आर्क की वजह से बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे, जिससे बनेंगे पर्वतों की श्रृंखला, जिन्हें हम कहेंगे वॉल्केनिक आर्क। क्लियर हुआ? जो लंबी प्लेट है उसका नष्ट हुआ, वो नष्ट हुई जिससे कि मैग्मा बना, मैग्मा आया ऊपर, ज्वालामुखी फटे और बने द्वीपों की श्रृंखला, वॉल्केनिक आर्क। आई होप इट इज क्लियर। ये देखिए आइलैंड आर्क यानी द्वीपों की श्रृंखला। यहाँ बहुत सारे अंडमान और इंडोनेशिया और फिलीपींस, और यहाँ बहुत सारे आप देख सकते हैं मलेशिया, मलय पेनिनसुला, काफ़ी सारे द्वीप हैं, द्वीपों की श्रृंखला है। आइलैंड आर्क, वॉल्केनिक आर्क, आइलैंड आर्क, सभी का वॉल्केनिक ओरिजिन है। तो साउथ ईस्ट एशिया में अब ये पाया जाता है, जहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का मूवमेंट है। ये रही हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये हिस्सा जो मैं मार्क कर रहा हूँ, और दूसरी है यूरेशियन प्लेट, ये ऊपर का हिस्सा, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर पाए जाते हैं ज्वालामुखी और भूकंप दोनों ही। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप वो कौन सा है, आप मुझे इसका कमेंट में ज़रूर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई सारी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। आप ज़रूर इसे मुझे कमेंट में बताइए। फिर आया कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अभिसरण सीमा। तो ये थी हमारी वॉल्केनिक माउंटेन्स वाली, यानी ज्वालामुखी पर्वत इससे शुरू होते हैं। ओशियन और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि महासागर और महाद्वीप जब टकराते हैं, तो ये देखिए, ये रही मेरी ओशियन यानी महासागर का क्रस्ट भूपर्पटी, ये है हमारा कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप की भूपर्पटी क्रस्ट। क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट है हैवी, तो इसका होगा सबडक्शन, ये होगा नष्ट, बनेगा यहाँ से मैग्मा और ऊपर आएगा, बनेंगे ज्वालामुखी पर्वत। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, और इन चित्रों से 3D इमेजेस से बहुत क्लियर हो जाता है एकदम, ठीक है। कुछ वॉल्केनिक माउंटेन्स एग्जांपल है, एंडीज, रॉकीज, एटलस, ये सभी देखिए एंडीज से ही वर्ड निकला है, एंडेसिटिक रॉक्स। आपको बताया था ना कॉन्टिनेंट में दो टाइप की है, ग्रेनाइट और एंडेसिटिक। ग्रेनाइट ज़्यादा हल्की, एंडेसिटिक थोड़ी कम हल्की। और यहाँ पर ऐसी जब भी सीमा बनती है, अभिसरण सीमा, तो बनते ज्वालामुखी और भूकंप, दूसरे टाइप की अभिसरण सीमा।
ये रही मेरी एंडीज पर्वत श्रृंखला, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में से एक। आप लोगों ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिए थे मुझे, मैंने पिछली बार जब ये क्वेश्चन पूछा था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पर्वत श्रृंखला यानी कि माउंटेन रेंजेस के बारे में। ये होगी मेरी रॉकीज़। तो देखिए इनमें कोलोराडो रिवर इसे काटती हुई निकलती है। तो देखिए यहाँ किस तरह का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ग्रैंड कैनियन, ये कैनियन बनाती हुई जाती है, यानी कि इसने पर्वतों को, ये यंग रिवर है इस समय पे, तो इतनी तेज़ी से बहती है कि उनको काट देती है, उनका इरोजन कर देती है और बहुत ही डीप एक वैली बनाती है। नर्मदा भी कुछ इस तरह से बनाती है जबलपुर के आसपास। तो यूपीएससी 2005 का एक प्रश्न देखते हैं, वेयर इज अ वॉल्केनिक माउंटेन माउंट सेंट हेलेंस इज लोकेटेड। माउंट सेंट हेलेन, तो आपको कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के नाम भी पता होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी पर्वत। यूएसए इसका आंसर है, सेंट हेलेंस। अब लास्ट वाली जो कन्वर्जेंट अभिसरण सीमा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, वो देखेंगे फोल्ड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत। हमारी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट की चीज़ है ये। कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट जब टकराते हैं, इसी कारण पूरे हमारा भारत का नक्शा ही अलग है। तो ये देखिए, या एक कॉन्टिनेंट या दूसरी कॉन्टिनेंट, इन दोनों का टकराव यानी अभिसरण हुआ, सीमा बनी। तो जो कॉन्टिनेंट की क्रस्ट होगी लंबी वो होगी हैवी और उसका होगा सबडक्शन, वो सबडक्शन होगा, ठीक, और टूट जाएगी बीच में से। तो इसकी वजह से क्या होगा, कुछ पर्वतों का निर्माण। ये देखिए, इसको एग्जांपल लेके समझते हैं भारतीय प्लेट से, किस तरह से भारत ऊपर आया। पहले यहाँ पर बीच में था एक सागर, भारत की प्लेट ने आकर जब टकराई यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पर निर्माण हुआ हिमालय का, ठीक है। यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ताकतवर भूकंप आते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हिमालयस, आल्प्स और यूराल पर्वत श्रृंखला। क्लियर, ये हम लोग देख चुके हैं भारतीय प्लेट मूवमेंट को। हिमालय का फॉर्मेशन, तो देखिए पहले जब यहाँ पर क्या था, सागर था बीच में, हिमालय, जब भारतीय प्लेट दूर थी तो बीच में सागर था। तो क्या होगा, जब भी सागर और कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप और महासागर की प्लेटें टकराएंगी तो क्या होगा, वॉल्केनो। उसके बाद में जब भारत यहाँ से आके जुड़ गया तो फिर कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट की प्लेट टकरा रही है, तो यहाँ पर होता है ये सुचिर, यानी कि टूट जाता है यहाँ से ये, तो फिर सिर्फ पर्वतों का निर्माण होता है, तब वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी नहीं बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब पहले भारत की प्लेट इस तरफ बढ़ रही थी, ओशियन जब बीच में था, तो पहले ओशियनिक प्लेट थी, यहाँ पर महासागर की प्लेट टकराई, तो पहले ज़रूर यहाँ पर हिमालय बनने के पहले क्या बने होंगे, ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन ज़रूर बने होंगे। तो ये देखिए, जो काराकोरम रेंज है ना, लद्दाखी भाषा में काराकोरम का मतलब ये होता है काला, जो ब्लैक हो। ब्लैक क्यों है, क्योंकि वो पूरे के पूरे पुराने जो माउंटेन्स है काराकोरम रेंज के, वो है उनका जो ओरिजिन है वो है वॉल्केनिक, यानी ज्वालामुखी पर्वत थे पहले वो, बाद में फिर हिमालयों का निर्माण हुआ, तो हिमालय से पुराने हैं ये। क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। आल्प माउंटेन रेंज एक और आल्प पर्वत श्रृंखला, इसका एक एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज़ का, अभिसरण सीमा, जहाँ पे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट वाला थर्ड टाइप की प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। फिर एक और है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो हमने पहली पढ़ी डाइवर्जेंट, दूसरी पढ़ी कन्वर्जेंट, अब थर्ड हमारी आ रही है ट्रांसफॉर्म यानी रूपांतर। जब ये एक दूसरे से क्षैतिज दिशा में सरकती हैं, मतलब टकरा नहीं रही हैं, साइड से निकल जा रही हैं एक दूसरे से, मतलब इन दोनों की लड़ाई नहीं है लेकिन बातचीत भी नहीं होती है, तो ये एक दूसरे को देख के मुंह बना के साइड से निकल गए, इधर उधर से रूपांतर हो गया इनका। तो पर्वत तो नहीं बनते लेकिन भूकंप आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास फॉल्ट। ये देखिए, ये प्लेट का मूवमेंट इधर, इस प्लेट का मूवमेंट इधर, इस तरह से आप इस मैप में देखिए, तो यहाँ पर एक बन गया फॉल्ट, तो यहाँ पे भूकंप काफ़ी आते हैं। तो 3 थ्योरीज थी, आज हमने तीनों खत्म करी थी। लास्ट वाली प्लेट विवर्तनी की थ्योरी हमारी फिनिश हो चुकी है। तो अगली क्लास जो होगी, जैसा आप लोगों ने डिमांड किया है, एक रिवीजन की क्लास होगी। अब आप मुझे बताइए, अपने प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं और जो प्रश्न मैंने पूछा उसका ज़रूर उत्तर दीजिए इसमें, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें, आस्क CAC। इस पर इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट सब कुछ मिलती रहेंगी, कुछ PDFs भी मिलेंगी, कुछ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको आपके पसंद के वीडियोस और लेक्चर्स और क्लासेस रेगुलरली मिलती जाएंगी, ठीक है। और बेल आइकन, देखिए कई स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उन्हें इसका नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है, उन्हें पता ही नहीं पड़ता है कि कब नए लेक्चर्स आ गए और वो छूट जाते हैं बीच में। तो ऐसा ना हो प्लीज़, आप ज़रूर वो बेल आइकन दबा दीजिए जो आपको दिख रहा है, रेड सब्सक्राइब बटन पहले दबाइए, उसके पास में बेल आइकन को, और
हम इसी तरह से जुड़े रहेंगे। आप अपने प्रश्न पूछिए, अपना फीडबैक दीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है मुझसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।